सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, दुश्मन से निपटने के लिए हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कह लें कि तरह तरह की मनसूबाबंदी की जाती है और बड़ा वक्त लगा के की जाती है, बड़ा दिमाग लगा के की जाती है, तभी दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। जैसे कि पुराने वक्तों में दुश्मनों पर घात लगाकर हमला किया जाता था। यानी जंग के लिए सिर्फ हथियार नहीं चाहिए होता बल्कि बेहतरीन प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह कोरोना जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इस बीमारी से बचने के लिए अब वैक्सीन भी आ गई। खुद को और दूसरों को इस बीमारी से बचाने का आसान तरीन तरीका वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन वैक्सीन को लेकर आपने देखा कि हमारे यहाँ तरह तरह की क्या सराहियाँ की जा रही हैं। कोई कहता है कि ये जो वैक्सीन है ना, ये इंसानी जिस्म में चिप लगाने का जरिया है, और कोई ये कहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद इंसान चंद साल का मेहमान बनकर रह जाता है और फिर मर जाता है। और कुछ लोगों ने तो इस वैक्सीन को साजिश करार दे दिया कि बड़ी साजिश है साढ़े खिलाफ, और अपने जिस्मों के साथ मकनातीस चिपका कर दिखा दिया, और कोई अपने जिस्म के जरिए बल्ब भी रोशन करता हुआ दिखाई दिया। इन्हीं तरह तरह के ड्रामे देखने को मिले आपको। अब ये इस वैक्सीन को जो आलमी साजिश करार दिया गया और लोगों में वैक्सीन को लेकर गुमराही को फैलाया गया है, वैक्सीन, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, समाजी फासला, और जो हैंड सैनिटाइज़र है, इसका इस्तेमाल कह लें कि वो हथियार हैं जिससे कोरोना जैसे मरज़ को शिकस्त से दो चार किया जा सकता है। अच्छा, तारीख का इंसान से ना एक बड़ा गहरा ताल्लुक, बड़ा गहरा कनेक्शन है। ये ताल्लुक सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमारा गुजरा हुआ कल है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है कि इंसान अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर तो नहीं देख सकता, लेकिन बीते हुए कल में झांक सकता है, गुजरे हुए वक्त में होने वाले जो वक्त का मुशाहिदा कर सकता है। और इंसान का माजी, याद रखिएगा इस जुमले को, इंसान का जो माजी है ना, इंसान का माजी इंसान का बेहतरीन उस्ताद है। यानी जो कुछ माजी में हो चुका है, इंसान उससे सीख लेता है, उसे पता चल जाता है कि जी फलां काम करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं। हमसे पहले या माजी में जब हमने ये काम किया या किसी ने काम किया तो उसको इस काम के बाद क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यही वजह है कि ज़माना कदीम से ही इंसानी तारीख का जो रिकॉर्ड है वो महफूज किए जाने की अहमियत को समझा गया और इसे किताबों की सूरत में हम तक पहुँचाया गया। अब दुनिया की जो तारीख है उसमें कह लें कि ऐसे वाक़यात बहुत कम हैं जिनके बारे में कहा जाए कि इस वाक़ये ने दुनिया का नक्शा बदल दिया या वो दुनिया जैसी थी वैसी ना रही। अच्छा, स्पेनिश फ्लू, इसकी हलाकत खेज़ वबा हो, या फिर जो दूसरी आलमी जंग की तबाही, या फिर टाउन की जो आलमी वबा थी वो हो, तारीख पर अगर नज़र डालें ना तो हर हलाकत खेज़ी के बाद दुनिया वाकई तब्दील होती हुई नज़र आई, जिसको तब्दीली कहते हैं। और अगर आज की बात करें तो ये जो कोरोना वायरस की एक आलमगीर वबा है ना, पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसने दुनिया को, अगर मैं कहूँ कि यकसर तब्दील कर दिया तो आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी बात को। और दुनिया को कोई खित्ता कोरोना वायरस की जो ये मोजी वबा है, मरज़ है, इससे महफूज है ही नहीं। अब ये वबा हमें एक्चुअली कन्फ्यूज़ करती है। कभी ऐसा लगता है, किस तरह कंफ्यूज करती है कि आप भी सोचते होंगे कि कभी लगता है अब ये वबा खत्म हुई, अब गई। जब जोर टूटता है, केसेस कम होते हैं तो हमें लगता है कि शुक्र है जी वबा जा रही, लेकिन फिर अचानक से एक नई लहर आ जाती है। अब हमारे मुल्क में आपको पता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका जोर किसी हद तक कैसे थे ख़त्म हो रहा था, फिर अचानक से कोरोना के केसेस में मज़ीद इजाफा देखने में आया और पाकिस्तान में अब आपको पता है कि चौथी लहर आ चुकी है। और आपको ये याद होगा कि असद उमर साहब को ये कहना पड़ा था कि जी उनको कोरोना के हवाले से रिपोर्टें अच्छी नहीं मिल रही हैं, और उन्होंने क्या कहा था असद उमर साहब ने कि जो फील्ड रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि अवाम इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स और जिम जाने के लिए वैक्सीनेशन की शर्त को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और अगर मालिकान जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो हमें ये सहूलियात बंद करना होंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो कोरोना वबा की चौथी लहर है इसमें भारतीय कोरोना की किस्म बुनियादी वजह है। और आपको पता है कि भारत में कोरोना किस तरह फैला हुआ है, किस तरह तबाही मचा रहा है। अब वही किस्म, वही वेरिएंट पाकिस्तान में आ गया तो सोचें कि हम भी उस तबाही से दो चार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे।
तो इस टाइम पर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, SOPs का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का इस्तेमाल करें। जिस तरह आपको बार बार कहा जाता है कि SOPs का ध्यान रखें, उस पर अमल दरामद करें। ये आपकी सेहत के लिए, आपके प्यारों की सेहत के लिए, हम सब की सेहत के लिए। अब ये जो वायरस है ना, ज़रा सुनिएगा, भारत वाला वायरस, ये जो चौथी लहर अभी पाकिस्तान में, इस डेल्टा नामी कोरोना वायरस ने, आपने देखा कि भारत में बाकायदा तबाही मचा दी, सफ़े मातम बिछा दी, और भारत में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ जो दूसरी लहर है इसके अलावा वो भी सर उठा सकती है। यानी यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये भारतीय जो वायरस है ये नरेंद्र मोदी की तरह इतना ढीठ है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। और अब ये भारतीय वायरस पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो चुका है। ये भारतीय वायरस जो भारत में तबाही मचा रहा है, सफ़े मातम बिछा रहा है, अब ये पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो चुका है। और इसने अपना पहला वार, मैं आपको बताऊं, रावलपिंडी पे किया है। और जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो ये बताते हैं कि रावलपिंडी में जो डेल्टा नामी वायरस है जो भारत से आया है, इसके 15 केसेस की तशखीस हो चुकी है रावलपिंडी में। और डिविजनल कमिश्नर ने अपील की है, बाकायदा कि अपील करके उन्होंने शहरियों पर जोर दिया है कि वो इस वायरस के मजीद फैलाव से बचने के लिए जल्द अज जल्द खुद को वैक्सीन लगवाएं। और दूसरी जानिब महकमा सेहत ने रावलपिंडी के 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी दी है, जहाँ से डेल्टा नामी वायरस के केसेस सामने आए थे। लेकिन इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया जो है उसने अब तक सूबाई सेहत हुकाम की तजवीज़ के मुताबिक कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया है। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब ने एक बयान में कहा है, वज़ीर आला पंजाब ने, कि जी कोरोना की चौथी जो लहर है उससे बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करना नागुज़ीर है। और शहरियों से अपील भी उन्होंने की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले बरकरार रखें, और पाबंदियों से बचने के लिए शहरियों को एहतियात का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा न खास्ता मुस्बत केसों की शरह में अगर इजाफा होता है तो एक बार फिर यही ऑप्शन होगी कि स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। और बेहतियाती और जो SOPs पर अमल दरामद ना करने से आपको पता है कि केसों में इजाफे का खदशा होता है। अब जो आज की गई जो एहतियात है, मेरे ख्याल से हमें चौथी लहर से किसी हुज़ रख सकती है। एटलीस्ट हमें करना है, जिम्मेदारी समझ के एहतियात करनी है। और उसके बाद आप देखें कि आप यकीनी तौर पे केसेस में कमी देख सकते हैं। हमें जिम्मेदारी समझ के एहतियात करनी है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक बार फिर से अवाम को कोरोना से बचने की तलकीन की है। ज़रा प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा टीम। खान साहब को, कोरोना इंसानी जानों का दुश्मन तो रहा है, वहीं इसने आलमी जो मईशत है ना उसकी भी कहने कि ऐसी की तैसी फेर कर रख दी है और यूरोपीय ममालिक को माशी धचका भी पहुंचा है। लेकिन एक खैराती इदारे ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाली जो माशी असरात हैं वो आलमी गुर्बत में भी तकरीबन निस्फ अरब तक का इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, कोरोना ने आलमी माशी ताकतों को भी नहीं बख्शा है। अब ज़रा सुनते जाइएगा। 2020 में फ्रांस की मईशत के बारे में अंदाज़ा लगाया गया कि कोरोना की वजह से फ्रांसीसी मईशत 8% तक सुकड़ जाएगी और फ्रांस को होने वाला ये नुकसान यूनान की मजमूई कौमी पैदावार से भी ज़्यादा होगा। फ्रांस जर्मनी के बाद यूरोपीय यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा मईशत वाला मुल्क है, लेकिन कोरोना ने इस मुल्क को भी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। ज़रा सोचिए, और फ्रांस को बुरे तरीके से मुतासिर किया। अच्छा, पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत मुल्क रहा है कि जिसका कम से कम कह लें कि जानी और माली नुकसान हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी दानिशमंदी से मुल्क में जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया और यूँ उन्होंने कह लें कि गरीब तबके को कोरोना के साथ साथ भूख से भी बचाया। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन मनसूबा है उसको मुखालिफिन ने, आपको पता है कि बड़े आड़े हाथों लिया और बाद में इसकी अहमियत को समझा और ख़ुद भी अपनाया। लेकिन आलमी दुनिया में जो स्मार्ट लॉकडाउन है ना उसके टर्म को खूब सराहा गया और इसको नाफिज करने की बातें भी की गई। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म से दुनिया ने सवाल किया कि उन्होंने भूख और कोरोना से आवाम को कैसे महफूज बना लिया। हालांकि दुनिया भर में इस कातिल वायरस ने तबाही बर्बादी फैलाई। अब भी वज़ीर-ए-आज़म का फोकस गरीब आदमी पर है। इसलिए इमरान खान साहब अपनी कौम को समझा रहे हैं कि वो SOPs का भरपूर ख्याल रखें ताकि ये जो चौथी लहर है, मुमकिन चौथी लहर, इससे बचा जा सके। वरना मजबूरी में क्या होगा, लॉकडाउन की तरफ ही जाना पड़ेगा मुल्क को। और फिर क्या होगा, गरीब आदमी और मुल्क की मईशत जो पटरी पर आ रही थी उसको फिर खुदा ना खास्ता रिवर्स गियर भी लग सकता है। अब नाज़रीन, मेरे ख्याल से इस वक्त सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, दूसरों का एहसास कीजिए। और दूसरों का एहसास करना ही इंसानियत की सही मायनों में कह लें कि असल खिदमत है। हमें खुद को भी कोरोना से बचाना है, दूसरों को भी इस वबा से महफूज करना है। एटलीस्ट कोशिश करनी है, अपनी जिम्मेदारी निभानी, ताकि हमें अपने आप से शिकायत ना हो कि हमने कोताही बरती, हमने जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमें अपने आप से कोई गिले शिकवे ना हो। एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी चाहिए। अब ख़ास तौर पर जो गरीब है ना,
हमें उनका ख्याल करना होगा। पहले आपको पता है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से उन्हें नसीब होती है, मुश्किल से वो हासिल करते हैं। और अब जो ईद कुर्बान भी आ रही है, मंडियों में भी रश होगा, आपको पता है तमाम लोग जानवरों की ख़रीदारी के लिए मंडियों का रुख करेंगे, वहाँ रौनक लगेगी और ऐसे में रश लाजमी बढ़ेगा। और फिर जब रश होगा तो फिर कोरोना फैलने का ख़तरा भी यकीनन होगा। और ये मेरे ख्याल से कौम का ना टेस्ट केस है कि हम बड़ी ईद के मौके पर खुद को और दूसरों को इस चौथी लहर से, ये चौथी लहर है कोरोना की इस वबा से, कैसे बचा सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, गरीब के रोज़गार के चिराग को कैसे जलाए रखते हैं। ये हम सब का इम्तिहान है, हम सब के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अच्छा, कोरोना से हटकर अब ज़रा सियासत की बात कर लेती हूँ। तो वहाँ अपोजिशन इत्तेहाद का जो चिराग है ना, वो कहने के बुझ चुके हैं। हमारे जो रहबर है ना, मैं अक्सर कहती हूँ रहबर, सो कॉल्ड रहबर, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, यानी तू मैं वाला सीन नज़र आ रहा है और एक दूसरे पर सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। शाहिद का गाना बासी साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने, मुस्लिम लीग नून मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत की बात कर रही है, यानी अब मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत करने पर तैयार हो गई है। पहले जो बात करते थे, अब ज़रा आप गौर कीजिए अब क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो हमेशा ठंड प्रोग्राम के साथ चलती थी, वो मुफाहमत की सियासत का दामन थामे हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी पर की जाने वाली जो तनकीद है, उसकी वजह से बिलावल का कहना है कि जो सब्र का पैमाना है ना, अब छलक चुका है। इसीलिए वो अब अपनी हर तकरीर में मुस्लिम लीग नून पर सख्त तरीन जुमलों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और बिलावल ने अपने एक बयान में नून लीग पर चढ़ाई करते हुए कहा कि बिल्ली ना बनो और भागो नहीं, शेर बनो, शेर की तरह खड़े होकर कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करो। अब बिलावल के जुमले का अगर आप बैकग्राउंड देखें, पस मंज़र देखें, तो सामने यही आता है कि जी नून लीग के कायद खुद तो बाहर बैठे हैं और चाहते हैं कि बाहर बैठे ही उनके हर हुक्म की तामील की जाए, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सियासत के मैदान में रहते हुए अपने मुकदमात का सामना भी कर रही है और सियासत भी कर रही है। इसलिए बिलावल नून लीग के कायद को दिलेर बनने का मशवरा दे रहे हैं। अब ये जो शाहिद का गाना बासी साहब ने, इस पर क्या कहते हैं कि बिलावल घटिया बातें कर रहे हैं। ज़रा गौर करें इनके जुमलों पर, इनके अल्फाज का इंतखाब देखें आप। और जी बिलावल कहते हैं कि ये क्या कहते हैं शाहिद का गाना बासी साहब कि बिलावल घटिया बातें कर रहे हैं, उनको पीडीएम से निकाले जाने की तकलीफ है। जबकि सब जानते हैं कि बिलावल को पीडीएम की क्या ज़रूरत है। बिलावल को तो पीडीएम की ज़रूरत नहीं थी, पीडीएम को बिलावल की और उनकी जमात की ज़रूरत थी। तो बिलावल को कैसा दुख पीडीएम से निकलने का। और दोनों जानिब से जो लफ्ज़ों की तपिश है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों जानिब से आप कह लें कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कह लें कि वो कहते हैं पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। ये सिचुएशन हो जिसमें कहा जाता है कि पानी सर से गुजर चुका है। अभी पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब शाहिद का गाना बासी साहब को कुछ कह रहे हैं, एक जवाब दे रहे हैं, ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़बान। अच्छा नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान का पता उस वक्त चलता है जब वो अपनी ज़बान खोलता है। अब चौधरी मंजूर भी यही बताने की एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि वो शाहिद का गाना बासी साहब को बड़ा सुलझा हुआ समझते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो पता लगा कि शाहिद का गाना बासी साहब की बातें ऊंचाई से नीचे की जानिब गिर जाती हैं। शाहिद का गाना बासी साहब बिलावल को कहते हैं कि वो सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चौधरी मंजूर यही नुहा पढ़ते नजर आए कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को तेज़ी से ज़मानतें मिल रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब भी ज़मानत के मुंतज़िर हैं। अच्छा नाज़रीन, जो पीपल्स पार्टी है ना, वो एक्चुअली समझती ये है कि मुस्लिम लीग नून उसके साथ बार बार हाथ करती है। यानी जब जब पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को साथ लेकर चलना चाहा, तब तब नून लीग ने धोखा ही दिया। अब इसमें मुझे कहानी याद है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। पुराने ज़माने में ना एक पहलवान अपने फ़न में बड़ा माहिर था। ये ज़रा सुनिएगा, सुनने वाली बात, और सीखिएगा जो सबक है। एक पहलवान था जो अपने फ़न में बड़ा माहिर था, बड़ा एक्सपर्ट था। जो पहलवान भी उसके मुकाबले वो से कह लें कि मार गिराता। अब उसकी इस काबिलियत की वजह से, कह लें इस महारत की वजह से, बादशाह उस पहलवान की बड़ी इज्जत करता था। अब ये पहलवान बहुत से नौजवानों को कुश्ती लड़ने का फ़न भी सिखाया करता था, यानी बड़े लोगों का उस्ताद था। अब उनमें से एक नौजवान को उसने अपना शागिर्द ख़ास कह लें बना लिया, बड़ा उसका फेवरेट शागिर्द था वो, और उसे वो सारे दाव पेच सिखा दिए जो पहलवान को आते थे। अब पहलवान ने एहतियात के तौर पे, ज़रा यहाँ गौर कीजिएगा, पहलवान ने एहतियात के तौर पे अपने शागिर्द ख़ास को बस एक दाव नहीं सिखाया था, बाकी सब सिखा दिया, एक दाव बचा लिया, नहीं सिखाया। अब ज़माना इसी तरह गुजरता रहा और जो चहीता शागिर्द है ना, अपने वक्त का सबसे बड़ा पहलवान बन गया। अब शराफत का तकाजा अगर देखा जाए तो वो तो ये बनता था ना कि वो अपने उस्ताद का ये एहसान मानता कि उसने अपना सारा हुनर सिखाकर उसे ऐसा काबिल बना दिया। लेकिन कह लें कि उसकी फितरत कुछ अजीब थी, बदफितरत था कि उसने एक दिन बादशाह के दरबार में ये दावा कर दिया कि वो ताकत और कुश्ती लड़ने के फ़न में अब सबसे बढ़कर।
बादशाह को उसकी बात बहुत नागवार गुजरी क्योंकि वो उसके उस्ताद की बहुत इज्जत करता था। उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि उस्ताद और शागिर्द इनका मुकाबला हो ताकि फैसला हो सके कि इन दोनों में कौन बड़ा है। अच्छा, एक मैदान में अखाड़ा तैयार किया गया। उस्ताद और उसका शागिर्द कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतरे। नौजवान शागिर्द अपनी ताकत के नशे में झूमता हुआ उस्ताद के सामने आ गया। अब उस्ताद के सामने खड़ा हो गया लड़ने के लिए। लग ये रहा था कि अगर लोहे का पहाड़ भी उसके सामने हो तो वो उसे भी उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन जब उसने उस्ताद से हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू हुई तो उस्ताद ने अपना वही दाव आजमाया जो उसने उस शागिर्द को नहीं सिखाया था और उसे सर से ऊंचा उठाकर ज़मीन पे पटक मारा। हर तरफ वाह के नारे बुलंद हुए और बादशाह ने बूढ़े पहलवान को भारी इनाम दिया और उस नालायक शागिर्द को खूब लानत मलामत की। शागिर्द कहने लगा कि उस्ताद सब सिर्फ इस वजह से जीत गए हैं कि उन्होंने मुझे ये दाव नहीं सिखाया था जिसे अब इस्तेमाल करके उन्होंने मुझे हराया और गिराया। उस्ताद ने फ़ौरन जवाब दिया, और ये दाव मैंने तुझे इसी ख्याल से नहीं सिखाया था कि अगर कभी तू मेरे मुकाबले पर आ जाए तो मैं अपना बचाव कर सकूं। दानिशमंदों ने बिल्कुल सच कहा कि अपने बेहतरीन दोस्त को भी इस काबिल नहीं बनाना चाहिए कि अगर वो कभी मुकाबले पर आ जाए तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। और ये ज़माने का कह लें कि एक अजब दस्तूर है कि वफा पर जफा मिलती है, जैसे पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग की जफा मिली। मरियम साहिबा कुछ फरमा रही हैं, क्लिप दिखेंगे। इसे कहते हैं दिखावे की इजहार यकजहती, क्योंकि कश्मीर के हवाले से इनके वालिद की जो पॉलिसी थी मेरे ख्याल से सबको पता है। तो मेरे ख्याल से अब ये ड्रामे और ये जो तमाशे हैं ना ज़्यादा नहीं चलेंगे, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के जो मुस्बत केसेस है उसकी शरह 3.65% रही है। 47,528 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,737 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और वायरस से 25 अफराद इंतकाल भी कर गए। अब तक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की जो तादाद है वो 22,518 हो गई है और मजमूई केसेस 9,67,633 तक पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के खदशे का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि सूरत हाल ख़राब होने की सूरत में पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं और कोरोना की जो नई किस्म है उसके मुमकिन हमले के पेश नज़र हुकूमत ने 9 से 18 जुलाई तक SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती का फैसला भी किया था। अच्छा, कोरोना की जो भारतीय किस्म है डेल्टा वायरस, उसे इंतहाई खतरनाक करार दिया गया और पाकिस्तान में इस वायरस के केसेस सामने आने लगे इस नई किस्म के, और इस वायरस को कोरोना की चौथी लहर का भी नाम दिया जा रहा है, जिसके पेश नज़र NCOC ने डेल्टा वायरस और पाकिस्तान में मौजूद दीगर वायरस के हवाले से जामे हिकमत अमली भी तरतीब दे दी है। अब इसी हवाले से वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब का कहना था कि 2 हफ्ते पहले मैंने ट्वीट करके आगाह किया था कि हमारे जो मसनूई इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं कोरोना के मुतवक्के चौथी लहर को जाहिर कर रहे हैं और चौथी लहर के असरात अब जाहिर हो रहे हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि जो भारतीय किस्म वायरस की डेल्टा वायरस ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है अगर अवाम ने SOPs को फॉलो नहीं किया। इस पर बात करने के मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म कोरोना टास्क फोर्स। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर कैसर सजाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो SOPs हैं इन पर सख्ती से अमल करवाया जाता था, जब हमने देखा तो डॉक्टर साहब केसेस में कमी हो जाती थी, और जब हमने देखा कि जब नरमी की गई SOPs के हवाले से तो केस बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर जो हम कह रहे हैं ये खुद हमारी अपनी बनाई हुई लहर है कि जब हम अमल नहीं करते हैं SOPs पर और हम उसको बहुत इजी लेना शुरू कर देते हैं तो फिर ये केसेस बढ़ते चले जाते हैं। ये एक हद तक जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम रिलैक्स हो जाते हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ के साथ इसमें म्यूटेशन हो रही हैं। ये अपनी बनाई हुई म्यूटेशन नहीं है, ये कुदरती म्यूटेशंस हो रही हैं और नए इसकी वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं। पहले चाइनीज वायरस म्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो चाइनीज वायरस आया था उसके बाद फिर अल्फा आया वेरिएंट, फिर बीटा वेरिएंट आया, फिर गामा वेरिएंट आया, अब ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स हैं जो भारत से आए हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं क्योंकि इनमें जो इनकी साख्त है, इनका स्ट्रक्चर जो है उसमें तब्दीली हो रही है। ख़ास तौर पे जो कांटे कांटे से लगे होते हैं फुटबॉल के अंदर, ये स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, ख़ास किस्म के इसमें मादा होता है, तो वो जो है वहाँ पे तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से ये फेफड़ों पे ज़्यादा आसानी से
हमला कर रहा है, ये कोलोन पर जो आपकी अथड़ियाँ हैं उन पे ज़्यादा आसानी से हमला कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक है उसके मुकाबले में जो शुरू में 1.5 साल पहले जो वेरिएंट शुरू हुए थे, उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, बहुत आसानी से हमला करता है, अमवात ज़्यादा हो रही हैं और फिर वैक्सीन की एफिशिएंसी भी उसके हिसाब से बहुत कम होती जा रही है, जो क्योंकि वैक्सीन जो थी ओरिजिनल वायरस के खिलाफ डेवलप की गई थी। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं डॉक्टर कैसर सजाद साहब की तरफ जाऊँ, ये एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूँगी कि जो वैक्सीनेशन करवाई गई है, वैक्सीन करवाएगी, ये जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव है इस किस्म के लिए भी? यानी जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो वैक्सीन लोगों ने लगवाई हुई है वो नई जो इसकी किस्म होगी या म्यूटेशन के बाद इसकी शक्ल होगी उसके लिए भी कारआमद साबित हो सकती है वो वैक्सीनेशन जो करवाई होगी पहले से? जी, ये जो ज़्यादातर वैक्सीन हैं ये सब खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन हैं और काफ़ी हद तक ये कवर करती हैं इन वेरिएंट्स को, लेकिन किस हद तक कवर करती हैं और शदीद बीमारी से तो अक्सर लोगों को फिर भी बचाएंगी, लेकिन मामूली बीमारी जो है वो फिर भी हो सकती है, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर तब्दील होता है तो ये उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ये ओरिजिनल वायरस के खिलाफ थी। ठीक है, लेकिन किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव है, किसी हद तक बीमारी को वहां तक पहुंचने से बचा सकती है कि जहां पे आपकी मौत वाकई हो सके, क्योंकि बहरहाल वायरस तो एक ही है ना, कोरोना वायरस, वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहे हैं, मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तो दोबारा आती हूँ। अब डॉक्टर कैसर सजाद साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। ये जो अब नया वायरस आ गया डॉक्टर साहब, आप तो लम्हा बलम्हा आगाह रख रहे हैं, डॉक्टर तौर-ए-रहमान साहब भी बार बार आगाह करते हैं, तो आपकी ज्यादा नजर है इस इशू पर। ये जो वायरस आया है भारतीय जो वेरिएंट है डेल्टा वायरस, किस हद तक खतरनाक है और लोगों को इसको कितना संजीदगी से लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मैं आसानी से लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ कि ये इंडियन वायरस कहा जा रहा है, जो डेल्टा वायरस का नाम भी है इसका। वो वही वायरस है जो कि इंडिया में अभी जो खबरें आ रही थी, वहाँ पे जो परेशानियां भारत में हो रही थी, वो तबाही जो मचाई है वो सबके सामने है, सबों ने टेलीविजन पे देखा है, खबरें आती रही हैं। तो खुदा न खास्ता हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये जो देखिए पहली वेव दूसरी वेव ने हमें इतना नहीं नुकसान पहुंचाया, तीसरी वेव ने भी नहीं पहुंचाया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मेजॉरिटी लोग अगर डेल्टा वायरस में मुब्तला होते हैं तो इसकी जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कि ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलने की सलाहियत रखता है। दूसरी बात यह कि इसमें सिम्टम्स इतने ज्यादा जल्दी नहीं महसूस होते हैं, लोगों को नहीं पता लगता। और जब लोगों को पता चलता है कि जी मेरी जो बुखार है ये नहीं उतर रहा है, मेरी जो तबीयत खराब है ये ठीक नहीं हो रही है, तो 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ रवैया ये है कि फौरी तौर पे हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन इस बीमारी में जब हम जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जी आपके जो एक्सरे है वो ये बता रहा है कि आपके आधा फेफड़ा जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है कोरोना वायरस से। तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नंबर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अताउर रहमान साहब यहाँ मौजूद है, कि जब आप टेस्ट कराते हैं तो मेजॉरिटी लैब्स ये नहीं बताती है कि आपको डेल्टा वायरस है, आप वो बताती है पीसीआर के कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है, यानी कि आप कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। लेकिन वेरिएंट्स के लिए अभी NIH है या आगा खान है, जो इस तरह के अस्पताल है, वहां के लैब जो है वो टिपिकली फिर बताते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ। अच्छा डॉक्टर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जरा नाज़रीन के लिए ये एक नई खबर होगी, जरा ये बता दें कि आप अभी बता रहे हैं यानी अब कुछ लैब्स हैं जो वेरिएंट के बारे में भी बता देती हैं कि वेरिएंट कौन सा है। जी बिल्कुल, ये है कि जो हमारा जो इस्लामाबाद में NIH है वहाँ से ये पता चल जाता है, और प्लस यहाँ कराची में जो आगा खान अस्पताल है वहाँ से भी ये मालूम हो जाता है। अब कुछ अरसे से वहाँ से भी पता चल रहा है कि ये वेरिएंट्स जो है खासकर इंडियन वेरिएंट्स का उनको पता चलता है। तो मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि जब मेजॉरिटी जगह पे लोगों की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो यही आती हैं कि कोरोना वायरस की मौजूदगी है कि नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस हालत में आपको नहीं पता लगता। लेकिन बात सारी ये है कि आप इन वेरिएंट्स को भी निकाल दें, आप सिर्फ कोरोना के वायरस से बचने के इकदाम करें, जो वही है सारी चीजें जो हम डे 1 से बता रहे हैं कि SOPs को जो हम बात कर रहे हैं बार बार, जो एहतियाती तदाबीर है कि मास्क लगा के रखें, हाथ को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग, फासला रखें आपस में। जो कि आपको मैं फिजा बताऊं कि जब से हुकूमत ने रिलैक्सेशन दी है, तमाम चीजें खोल दी हैं,
खासकर मैं शादी हॉल की बात करूं, शादी की तकरीबात की बात करूं, कहीं पर भी कोई एसओपीज को फॉलो नहीं हो रहा, कहीं पर भी नंबर ऑफ गेस्ट की कहीं पर भी कोई चेक नहीं करता। ये आज मैं किसी ने मुझे बताया कि असद उमर साहब ने कहा है कि जी इन जगहों पे जाएंगे तो वो इनको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कहीं पर भी ये पहले भी बात हुई है। ये इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा मसला है पाकिस्तान में। सब बातें होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हम कंट्रोल कर सकते हैं। अवाम चाहे तो बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकती है, हुकूमत चाहे तो एक सख्त इकदाम उठाकर इम्प्लीमेंटेशन करके, और जहां पर ये शादी हॉल या मार्केट्स या ऐसी जगह पे जहां हुजूम होता है उस जगह पे अगर कोई इंडिविजुअल तौर पे नहीं एसओपीज को फॉलो कर रहा है तो आप इसको बंद कर दें। एक दो दुकानें, एक दो शादी हॉल बंद होंगे, सब लोग सख्ती से अमल करेंगे और ये जरूरी है करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं कि हमारा हेल्थ का निजाम बहुत कमजोर है। खुदा ना खास्ता ये जो ईद उल अजहा से पहले, जैसे कि मैंने बताया है कि हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि चीजें बढ़ती, जैसे मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 हफ्ते से में बहुत चेंजेस आ गई हैं। पहले 2 हफ्ते पहले जो है 1.6 तक चला गया था रेशियो पॉजिटिविटी का। आज जो मैंने खबर सुनी है 3.6% का, और 1700 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। तो ये ग्रेजुअली अब मुझे लगता है कि अगले मंडे तक ये इसमें केसेस में और इजाफा होगा। तो अल्लाह ना करे फिर वही शोर शराबा होगा कि हमारी दुकानें बंद हो गई, हमारे कारोबार बंद कर दिए हुकूमत ने, लॉकडाउन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लॉकडाउन से बचना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक अहम पॉइंट रेज किया है, ठीक है। बात है। अच्छा, डॉक्टर अताउर रहमान साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा ये आपका सवाल ही मैं उनके पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर कैसर सिराज साहब का सवाल भी सुना, तो ये जो अब बाकी 10-12 दिन के बाद ईद है, ईद कुर्मा है, मवेशी मंडियों में आपको पता है कि आवाम का बड़ा रश होगा और लोग जाएंगे जानवर की खरीदारी के लिए। तो हुकूमत ने इस हवाले से कोई प्लानिंग की हो कि जी सख्त फैसले अब करने होंगे, क्योंकि अगर आवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते हैं, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करते, तो फिर लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले तो करने होंगे। जी बिल्कुल, ये रोजाना की बुनियाद के पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि किस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, क्योंकि जिन जिन ममालिक में ये गया है वो अब छा गया है। ये पुराने वेरिएंट्स दब गए हैं और ये नया डेल्टा वेरिएंट या उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो बहुत तेज़ी से फैला है, और जिसकी वजह से अब अमेरिका में देखें कि अब ज़्यादातर जो वेरिएंट है अब जो पाया जा रहा है अमेरिका में वो डेल्टा वेरिएंट है, जो कि पहले मौजूद नहीं था। और ये तकरीबन हर हफ्ते एक दफ़ा पहुंच जाए तो हर हफ्ते तकरीबन इसकी तादाद दुगनी और तिगनी होती जाती है और पुराने वेरिएंट दबते जाते हैं। तो हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र रखी हुई है, और अगर ये यहाँ पे सूरत हाल इस तरह पैदा होनी शुरू होती है कि चीज़ें ऐसी लगती हैं कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो यकीनन लॉकडाउन की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खासा मुख्तलिफ है। अपने बहुत सी दफ़ा पता ही नहीं चलता इंसान को, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो गई होती है, काफ़ी नुकसान कर दिया होता है इसने फेफड़ों के अंदर या आंतों के अंदर, कोलोन के अंदर, और उस वक्त तक बहुत लेट हो जाता है मामला। और जो क़यामत का समा दिल्ली में और हिंदुस्तान में दूसरी जगह हुआ, और अब इंडोनेशिया में भी देखिए कि क्या हुलिया बना हुआ है इस वक्त सारा, ये क़यामत का समा वहाँ भी है और दूसरे ममालिक में। तो पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा हमें एहतियात अगले 3-4 हफ्ते करनी है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इतनी वैक्सीन तो है नहीं कि आप 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दें। सिवाय एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए दूर रखने, एक दूसरे से रखा जाए, हाथ धोए जाएं, मास्क पहने जाएं, मसाजिद में जाएं तो दूर रहें या नमाज घर पे पढ़ें, और इसी तरीके से शादी हॉल्स और इन सब जगहों पे ना जाएं और गले ना मिलें, ईद पर अलग अलग रहें। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना बहुत बड़ा खतरा इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहा है, और हमें बहुत जितनी एहतियात करें कम है, क्योंकि ख़ास तौर पे आपके बुजुर्ग जो हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, और सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो बुजुर्गों में ही हो रही हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैसर सिराज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आई थिंक गालिबन आप मेरे प्रोग्राम में थे, शायद डॉक्टर जावेद अकरम साहब थे, आप दोनों में से किसी ने बात की थी पिछले दिनों में कि जब इंडिया की, आई थिंक डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने बात की थी डॉक्टर कैसर साहब के जो इंडिया में होता है हेल्थ के हवाले से या सेहत के हवाले से, तो अब तो हम अनफॉर्चुनेटली कहेंगे जो इंडिया में सिचुएशन इतने दिनों से चली आ रही है कि कुछ दिन के बाद वो पाकिस्तान में भी होता हुआ नजर आता है। उन्होंने कहा अगर हिस्ट्री उठा के देख ली जाए तो
अब देख लें कि वो वायरस यहाँ भी आ चुका, उसकी किस्म यहाँ भी आ चुकी, और अल्लाह ना करे कि वो हालात हों जो भारत में हैं, क्योंकि भारत के हालात इस समय पे बहुत बुरे हैं इस वायरस को लेकर। तो अब पाकिस्तानियों को मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप आगाह करें, तमाम नाज़रीन को आगाह करें कि भारतीय जो न्यूज़ चैनल्स है वो ज़्यादातर नहीं आते हैं, हम ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, तो बहुत से लोग यूट्यूब भी नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया भी नहीं देखते हैं, तो उनको ज़रा आप आगाह करें कि इस वायरस से कैसे बचना। भारत के इस टाइम पे कितने बुरे हालात एसओपीज के हवाले से खास तौर पे। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि, और ये जावेद अकरम साहब ने बिल्कुल सही कहा, और ये बात मैंने भी कही है कि कुछ अरसे के बाद जो इंडिया में या भारत में जो चीजें होती हैं वो प्रॉब्लम हेल्थ के हवाले से खासकर वो हमारे यहाँ भी कुछ अरसे के बाद हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है, बड़ा करम है मालिक का कि वो शिद्दत नहीं होती है, लेकिन खतरा जरूर रहता है। इस दफा हमें बहुत खतरा है, लिहाजा अभी इंडोनेशिया में भी यही सूरत हाल हो गई है। अगर आपके पास न्यूज है तो आप देखें कि इंडोनेशिया के अंदर बिल्कुल इंडिया जैसी सूरत हाल आजकल हो रही है। तो अल्लाह ना करे कि हम जो है इस प्रॉब्लम में फंसे और हम लाइन लगा के ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहें और प्रॉब्लम में फंसे। मैं तमाम आपके तवज्जुह से तमाम दो बातें करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अपने अवाम से, खुदारा दो काम करें। तो वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को जितनी जल्दी हो सके, और जो वैक्सीन मिल रहा है, जो अवेलेबल है, वो वैक्सीन जरूर लगाएं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आप वैक्सीन लगा लें या नहीं लगाएं अभी तक, मास्क जरूर लगाएं, एसओपीज को फॉलो करें। आप जो बड़ा मंडी में जाते हैं मवेशी खरीदने के लिए, टोटल एसओपीज को फॉलो करें ताकि आप इस बीमारी से बचे रहें। और ईद के में अगर जाते हैं, अगर आपको बड़ा लगाव है, आप जाते हैं नमाज पढ़ने, तो बिल्कुल गले ना मिले, किसी से हाथ ना मिलाएं, और घर के अंदर दावत वगैरह इस दफा ना करें। अगर आप एक दफा इससे एहतियात कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और हुकूमत से मेरी दरख्वास्त ये है कि खुदारा एसओपीज पे सख्ती से अमल कराएं। ठीक है डॉक्टर ताउर रहमान साहब, ये पाकिस्तान में जो फाइजर वैक्सीन है इसका स्टॉक भी आया है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो फाइजर वैक्सीन है ये सिर्फ कैंसर, जिगर, इस तरह के जो आर्ज़ों में मुब्तला अफराद है उनको लगाई जाएगी, और खासतौर पे सऊदी अरब जाने वाले अफराद को वीज़ा देखने के बाद ये फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। तो डॉक्टर साहब, हम ये समझे कि फिर आम आदमी अगर फाइजर वैक्सीन लगवाना चाहता है तो क्या वो नहीं लगवा सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर लगवाना चाहे तो फिर क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है? बात यह है कि क्योंकि जो लोग जा रहे हैं यूरोप या अमेरिका या जिन जिन ममालिक में जिन्होंने कहा है कि वो दूसरी वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको बरतानिया जाना है या दूसरे ममालिक जाना है, तो उनके लिए प्रेफरेंशियली लगाई जा रही है, क्योंकि जो वैक्सीन आई हैं उनकी तादाद महदूद है, और इस वजह से उसको उन लोगों को प्रेफर करके लगाया जा रहा है ताकि उन लोगों की जो नीड्स हैं, उनकी ट्रेवल, वरना उनकी जो चाइनीज वैक्सीन लगा रखी है वो वहाँ पे कबूल नहीं कर रहे। हालांकि WHO के एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन फिर भी वो WHO की एक्सेप्टेंस नहीं मांग रहे, और वो कह रहे हैं कि आप फाइजर या मॉडर्ना या इस तरह की वैक्सीन जो वहाँ उनके एस्ट्राजेनेका है इनको लगाएं। तो इस वजह से उनको प्रेफर किया जा रहा है कि उन लोगों को की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, और फिर जो एक्स्ट्रा स्टॉक बचेगा उससे सब लोगों के लिए फिर वो अवेलेबल की जाएगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को दी जा रही है जो ट्रेवलर्स हैं और जिनको ज़रूरत है इस तरह की वैक्सीन की लगाने की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैसर सिद्धार्थ साहब, कुछ ऐसे केसेस भी सुनने में आ रहा है कि आए कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, वैक्सीन लगवाई है, लेकिन इसके बावजूद उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहा है, तो वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। बल्कि आपके सामने भी ऐसे लोग आते होंगे रोज की बुनियाद पे, कहते हैं जी हमने वैक्सीन लगवाई है लेकिन हमें फिर भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इस हवाले से जरा नाज़रीन को आगाह कर दें। देखिए ये बिल्कुल ये तो होगा, कोई भी जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उन्होंने भी 100% इफिकेसी की बात नहीं की है। जितनी भी वैक्सीन है, जो मेडोना है और फाइजर है, ये भी कोई 100% उसकी इफिकेसी की बात नहीं हुई है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसमें शिद्दत नहीं होगी। ये एडवांटेज है जो लोग एडवांटेज है कि उनको जो है क्या कहते हैं, उनकी जो है ना इसका असर ज्यादा नहीं होगा और वो सेफ रहेंगे।
तो बेहतर यही है कि वैक्सीन लगा लें, जो भी अवेलेबल वैक्सीन होती है, ताकि आप कि उसकी शिद्दत से बच जाएंगे और सिम्टम ज्यादा शिद्दत नहीं होगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि हमने वैक्सीन लगाने का फायदा कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वैक्सीन लगाएंगे जितने ज्यादा लोग, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान में तकरीबन रोजाना 5 लाख से 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। हुकूमत ये कोशिश करे कि किसी न किसी तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, 5 से 6 लाख, ताकि जितनी जल्दी लोगों को 70 से 75% लोगों को वैक्सीनेट हो जाएंगे हमारे लोग, तो हम काफी हद तक हमारे अवाम जो है सेफ हो जाएंगे कोरोना वायरस से। लेकिन इसके बावजूद भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको जब क्राउड में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, अपने कारोबार करें, सब कुछ करें। और वो लोग जो तिजारत करते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि अपना तालीमी सिस्टम जारी रखें, वो लोग जो चाहते हैं कि शादी हॉल खुले रखें, खुदारा उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि अपने तमाम लोगों को वैक्सीनेट करें। अपने यहाँ तकरीबात जो हो रही हैं उसमें SOPs को फॉलो करवाएं, तमाम बाजार में SOPs को फॉलो करें, तो आप तमाम कारोबार, तमाम चीजें रूटीन की बिल्कुल इसी तरह चलती रहेंगी जैसे आज। ठीक है डॉक्टर ताहिर रहमान साहब, मैं आपका भी लास्ट कमेंट चाहूंगी। मैं चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से आप भी जरा लोगों से रिक्वेस्ट करें, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और लोगों को शायद मेरे ख्याल से अभी भी लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, आवाम अभी भी संजीदगी से नहीं ले रही है कि ये जो अब नई किस्म आ गई किस हद तक खतरनाक है, और अगर SOPs पे अमल ना किया गया तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखिए कि इंडोनेशिया जो है क्या सिचुएशन थी महीने भर पहले और आज क्या सिचुएशन बन गई है। 1 महीने के अंदर जो है तकरीबन पूरा मुल्क कोलैप्स हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा कि किस क़यामत का एक समा हो गया था, और किस क्योंकि जब तक के SOPs फॉलो नहीं करेंगे, जब तक सारे वैक्सीनेट नहीं होंगे, जब तक हम नहीं बच सकते। अगले 3, 4, 5 हफ्ते जो हैं पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही ख़तरनाक हैं। मैं भी डॉक्टर साहब का 100% डॉक्टर साहब का साथ दूंगा जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs को सख्ती से फॉलो करें। ईद पे लोगों से ना मिलें, नमाज पढ़ने जाएं तो भी दूर खड़े होकर नमाज पढ़ें, साथ लग के नमाज ना पढ़ें, और दावतों से परहेज़ करें। और जो भी, क्योंकि आप सिर्फ वायरस अपने साथ लेकर फिर अपने बुजुर्गों को भी आप इन्फेक्ट करते हैं, और ये जो है फिर आग की तरह फैलता है। एक दफ़ा आग लग जाए और फैल जाए तो बुझाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो खुदारा आप जो है बहुत ही एहतियात बरतें, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील करी है लोगों से, वो बिल्कुल सही करी है। ये बहुत क्रिटिकल, अभी तक तो 1.5-2 साल से अल्लाह ताला ने बहुत महफूज रखा है पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के मुकाबले में, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट आया है डेल्टा और डेल्टा प्लस जो भारतीय वेरिएंट है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उस वेरिएंट से जो पिछले साल फैल रहा था। और इस वक्त आपको उसी हिसाब से बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, वरना सारा देखेंगे आप पूरा शहर लॉकडाउन की तरफ तेज़ी से बढ़ जाएगा। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। और जाने से पहले देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना की याद में हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।